हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। आशा करती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो और आपकी इसी तैयारी को बेटर बनाने के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करे हैं उनमें भी आए हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इनका आंसर कैसे लिखेंगे, एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे कि जिससे कि एग्जामिनर हमें नंबर अच्छे दे। और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इस सब्जेक्ट में खास करके हम ना करें। और अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगी मैं इस वीडियो के दौरान। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसका आंसर फिर कैसे लिखोगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे या इसमें कुछ नया तरीका अपनाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप एलएलबी बीएलएलबी के स्टूडेंट हो और सच में अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए है, फायदेमंद होगा और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आप इस वीडियो से सीखोगे। इसलिए बीच में इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वरना फिर बाद में आप कमेंट में कहोगे कि मैम मम्मी ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप अच्छे से बता नहीं पाए, ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। जैसे कि आप लोगों के सामने पीडीएफ ओपन हो गया है, इस पीडीएफ में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चन होंगे इन हिंदी में होंगे, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों को रीड कर दूंगी इंग्लिश में भी। ठीक है, किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो, क्योंकि आप इसमें सीखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जो मैं बातें बोलूँ उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान किसे कहते हैं। याद रखना, जो संविधान सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताइए, या कॉन्स्टिट्यूशन से आप समझते क्या हो, या संविधान का कब निर्माण हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि लिख देंगे इसका, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपके सामने जिस तरह से आंसर लिखा है बिल्कुल डिट्टो आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, और फर्स्ट जो इस वीडियो से हम सीखेंगे चीज़ ये सीखेंगे कि हम अपने आंसर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखें, जैसे कि इसमें हमने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके राजेंद्र प्रसाद के जो नेम लिखे हैं इनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे, पहली चीज़ यही है। क्योंकि एक, आप सपोज आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हो एग्ज़ाम में, लेकिन आपने जो आंसर लिखा है उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो काफ़ी टिपिकल होंगी, काफ़ी टफ है, जो सबको याद नहीं कर पाता है, आपने याद करके लिखा लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया, एक पैराग्राफ के अंदर उसको कहीं छिपा दिया, लिख दिया ऐसे ही। आपके सामने जब एग्जामिनर के सामने वो कॉपी जाएगी तो वो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन पढ़ेगा, बाकी सबको उसी हिसाब से आंसर नंबर देता चला जाएगा। आपने क्या उसमें हाईलाइट करके क्या लिखा है ये एग्जामिनर को नहीं दिखेगा। एवरेज मार्किंग के हिसाब से चेक करता है। फिर और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो कॉपी होगी जिसने बच्चों को कुछ आता नहीं होगा, उसने लपेटा है सिर्फ, उसमें आंसर लिख दिया है, तो उसको भी उतने ही क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे, तुमको भी उतने मिलेंगे। फिर बाद में कहोगे कि हमने लिखा बहुत है लेकिन हमें नंबर नहीं मिले। तो अगर सच में पढ़ के जाते हो, आता हुआ है क्वेश्चन, आ रहा है आंसर, तो आप उसको हाईलाइट करिए। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हो, अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए पहले से ये चीज़ें पढ़ के जाना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों जैसे आर्टिकल खास करके और केसेस, इनको पढ़ के जाओ ताकि हाईलाइट कर पाओ कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर वहाँ आ रहा है तो हाईलाइट जरूर करो। तो इसमें हम लिख देंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि संविधान है क्या। संविधान के द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और संसार का जो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और जो संविधान की प्रारूप समिति है उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और किसी देश या संस्था के द्वारा जो निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था को सुचारू ढंग से संचालन हो सके। ठीक है, उस संस्था या उस देश का सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से संचालन हो सके। ठीक है, उसे उस देश या उस संस्था का संविधान कहते हैं।
ठीक है, यानी नियम। जो संविधान है हमारा ये क्या है, नियमों का ही तो एक दस्तावेज है, जहाँ की ये बताया गया है कि कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेचर की क्या शक्तियाँ हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, दायित्व क्या हैं, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो बताया गया है। हम लोगों के जनता के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, राज्य के सरकारों के क्या कर्तव्य दायित्व हैं, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान इन सभी नियमों कानूनों का ही तो दस्तावेज है। ठीक है, तो ये संविधान समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। वैसे तो अनुच्छेद बहुत ज़्यादा भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जिस समय का लिखा हुआ है इसमें 448 अनुच्छेद और 25 भाग 22 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अभी तो काफ़ी 478 के 70 के ऊपर ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब इसमें, और ये जब संविधान बना था तब कितने थे, 225 इसमें अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और संविधान ये बना कब था, ये संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, रिपब्लिक डे उसी दिन मनाते हैं। तो ये है संविधान के बारे में, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो जो सेक्शन आर्टिकल्स जो इसके भाग अनुसूचियाँ हैं या किस दिन बनाया गया, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग रट लो, ताकि अगर नहीं भी पूछा जा रहा है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख पाओ। ठीक है, उसमें लिख देना, ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। ओके, जैसे ये बातें याद रखना कि संविधान जो है भारत का लिखित भी है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अलिखित है। ठीक है, और वैसे ज़्यादातर ये लिखित है, ये भारत का संविधान अलिखित नहीं, ये लिखित संविधान है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये जो संविधान का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो एक विद्वान है प्रोफेसर केसी हियर, इनके अनुसार ये बताया गया, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक है, ना संघात्मक है पूरी तरह से, ना एकात्मक है, ये अर्ध संघात्मक है। ठीक है, आप एक डेफिनेशन लिख दोगे, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें केस लिख देंगे हम एक, कि इस केस में SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, यानी संघात्मक संविधान है। अब इसके नेचर के बारे में हम लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कराऊंगी क्योंकि 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मैं इस एक वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा पाऊंगी। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप लोग बस समझते जाइए। तो अब जो इसमें देखेंगे प्रकृति को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है हमारा संघात्मक, दूसरा एकात्मक। संघात्मक क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां अलग अलग हों। जैसे कि हम सभी देखते हैं, एक राज्य की कार्यपालिका है, एक केंद्र की कार्यपालिका है, जिसको हम संसद बोल केंद्र की कार्यपालिका है। एक राज्य की विधायिका है, एक केंद्र की विधायिका है, जिसको केंद्र की विधायिका को हम संसद बोलते हैं। ठीक है, और राज्य की विधायिका विधानमंडल हो जाती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल। अब दूसरा जो है हमारा एकात्मक में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एकात्मक क्या है, एकात्मक में क्या होता है कि सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने संघात्मक में क्या देखा था कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच में। कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें समस्त शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो केंद्र सरकार होती है। ठीक है, तथा राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसमें लक्षण तो नहीं लिखे, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब किसी राज्य का निर्माण करना हो या किसी राज्य में उसका नाम परिवर्तित करना हो या नाम रखना हो, तो वहाँ पर क्या शक्ति, ये संसद को अधिकार होता है, तो ये केंद्र में चली जाएंगी पूरी शक्तियाँ। ठीक है, जैसे आपातकाल लग जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, समस्त शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती है। ऐसे काफ़ी इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट जो देख लेते हैं, अब इसका जो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है ना तो पूरी तरह से संघात्मक है, ना तो पूरी तरह से एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्य का, यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रियम्बल से क्या समझते हो, उद्देशिका क्या होता है, ये हर एक अधिनियम के स्टार्टिंग में दिया होता है। कोई भी अधिनियम हो उसके स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल दी गई होती है, एक उद्देशिका दी गई होती है, जिससे हमें मालूम क्या चलता है कि उस अधिनियम या उस जो भी कानून है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये हमें उसकी उद्देशिका से मालूम होता है, और ये लिखा कहाँ होता है, अधिनियम के प्रारंभ में ही ये लिखा होता है। ओके, तो इस तरह से हम इसकी उद्देशिका को लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो उद्देशिका है, आपको अगर लर्न हो जाए, ये जो एक दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का बन जाएगा इसमें, कि ये नीचे दिया है इसकी उद्देशिका है, आप चाहो तो इसकी उद्देशिका लिख दो, लेकिन अगर नहीं याद होती है तो आप इसको उसकी उद्देशिका मत लिखिए, सिर्फ उसके बारे में बता दीजिए कि उद्देशिका होती क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका है क्या। और आप चाहो तो डेफिनेशन इसमें लिख सकते हो, मैं उसको पढ़ के सुना देती हूँ कि न्यायपालिका जो न्यायाधिपति जो न्यायाधीश थे सुब्बा राव
ठीक है, ये एक न्यायाधीश रह चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यानी उस अधिनियम का मुख्य आदर्श क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं क्या है, इसका उल्लेख करती है। ओके, और जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ है उद्देशिका, सपोज आ जाए क्वेश्चन की उद्देशिका लिखो भारतीय संविधान की, तो फिर इसको लर्न कर लेना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, इसके और को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, इसमें संविधान की विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इसके बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग में ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें हम लिखेंगे इसकी विशेषताएं कि भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। ठीक है, एक लिखित संविधान है और इसका निर्माण किया गया भारतीय संविधान का, कठोर संविधान है और लचीला भी संविधान है। कहीं कहीं पे ये काफ़ी कठोर हो जाता है और कहीं कहीं पे लचीला हो जाता है। और प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य की स्थापना। ठीक है, संसदीय सरकार हम सब देख चुके हैं कि संसदीय सरकार यहाँ पे संसदीय, ठीक है, संसद है। और यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान है, भारतीय संविधान में आपातकाल के लिए भी प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्व में भी इसमें बताया गया, संविधान में नीति निर्देशक तत्व का भी प्रावधान है। मौलिक अधिकार भाग 3 में हम देख चुके हैं। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मूल कर्तव्य भी दिए गए। और विश्व का विशालतम संविधान है जो भारत का संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें वयस्क मताधिकार या जो 18 साल की उम्र, जो जिस व्यक्ति की 18 साल की उम्र हो जाती है उसे वोट डालने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये भी हमारे संविधान में बताया गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है यहाँ की। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो भारतीय न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र होगी और किसी की शक्ति उस पर थोपी नहीं जा सकती, किसी दबाव किसी भी प्रकार से न्यायाधीशों पर नहीं डाला जा सकता है। नेक्स्ट जो है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। पंथ निरपेक्ष कह सकते हो कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जो न्यायाधीश हैं, अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति उसको न्यायपालिका को दी गई है। तो ये इसकी विशेषता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे विधायिका के द्वारा पारित विधियों, संविधियों एवं अधिनियम की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं। यानी अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो न्यायपालिका को यह शक्ति है कि उस कानून का परीक्षण कर सकती है कि ऐसा तो नहीं वो जो कानून बनाया गया है तो भाग 3 में प्रदान किए गए नागरिकों के अधिकारों का हनन करता हो। ऐसा तो नहीं कि जो संसद ने कोई कानून बनाया है जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो या अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। ठीक है, अगर इस तरह से कोई कानून होगा तो न्यायपालिका उसको समाप्त कर देगी या उसको अवैध घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, न्यायालय के द्वारा ऐसी किसी भी विधि के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है जो भारतीय संविधान के उपबंधों के असंगत होगा। यानी ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई अधिनियम जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत होगा, असंगत होगा, ठीक है, विपरीत होगा, तो ऐसे कानूनों को प्रवर्तन यानी लागू करने से इनकार कर देगी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आती है। वस्तुतः यह विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की एक अहम शक्ति है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, क्या इसमें क्या लिख सकते हो कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यानी ये जो अनुच्छेद 13 है आर्टिकल 13 में ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। और यदि राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित करा सकती है। ठीक है, जो ऐसा कोई कानून जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, न्यायालय उसको शून्य घोषित करा सकती है। ओके, इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच करती है। ठीक है, कि ऐसा कोई जो कानून बनाया गया है उसकी संवैधानिकता की जांच इस अनुच्छेद के तहत करती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 13 है उसको मूल अधिकारों का एक प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं भूल गई इस चीज़ को हाईलाइट करना, आप चाहो तो जब ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो मूल अधिकारों का प्रहरी इसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने जो एक प्रोफेसर थे कार्विन को भी हाईलाइट कर दो। इस तरह से इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसको हाईलाइट कर दो। इस तरह से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे 7 नंबर पे जो क्वेश्चन है कार्यपालिका, कार्यपालिका से आप क्या समझते हो? कार्यपालिका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कार्यपालिका केंद्र और राज्य की अलग अलग कार्यपालिका है। कार्यपालिका है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साधारण अर्थ में कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को ही कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको बता देते हैं कि जो कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, ठीक है, कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, उसका पालन, उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या है हम सब जानते हैं। न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जो एक ऐसी संस्था है जो न्यायालय जो न्याय प्रदान करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, व्यक्तियों के विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र या लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में एक है। ठीक है, 2 अंग कौन है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, और न्यायपालिका प्रभु संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। यानी जो न्यायपालिका है तो उस कानून का इंटरप्रिटेशन करती है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा, जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया है उसकी व्याख्या करने का काम है न्यायपालिका का। ठीक है, और उस कानून का जो पालन नहीं कर रहा है उसको दंडित करने का भी काम है न्यायपालिका का। ठीक है, इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती, ना ही यह कानून का क्रियान्वयन करती है। यानी जैसे कि एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, और उसमें जो शक्ति दी गई है विधायिका को कानून बनाने की, कार्यपालिका को उस कानून का क्रियान्वयन करने की, और न्यायपालिका को उसका जो प्रवर्तन या उसकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है। ठीक है, सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का एक असली काम है, कह सकते हो। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और एवं उसके अधीन कुछ कोर्ट होती हैं, न्यायालय होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विधायिका व्यवस्थापिका क्या है, हम सभी जानते हैं विधायिका क्या है। विधायिका जिसका काम है विधान बनाना, कानून बनाना। ठीक है, जनता की भलाई, जनता के कल्याण को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए विधायिका कानून का निर्माण करती है। राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर अलग अलग विधायिकाएं दी हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन व्यक्ति हो सकता है, या प्रेसिडेंट किस तरह से नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है, इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी राष्ट्रपति से रिलेटेड बनता है और राज्यपाल से रिलेटेड बनता है। तो इसमें मैं राज्यपाल डिस्कस कराऊंगी। राज्यपाल क्या है, सॉरी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति और क्या है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। कार्यपालिका के द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, यानी कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। ठीक है, और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। और अनुच्छेद याद रखना 52 में कहा गया है राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में।
और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनता है इससे रिलेटेड। इसमें अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी और वह उसका उपयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, देश के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाएगी, यानी देश के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, वह देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और वह विधायिका का आवश्यक अंग है। ये जो राष्ट्रपति है ये विधायिका का एक आवश्यक अंग है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो संसद में 3 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक हमारा लोकसभा होता है, एक उच्च लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। जब इन दोनों से कोई विधेयक है, कोई बिल पास होकर जाता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो कानून अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है, तो इस वजह से राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विधायिका का एक आवश्यक अंग है और राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त है। वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति जो होता है इसको कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये इन सभी अधिकारों, इन सभी शक्तियों का प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है, उनकी सलाह पर करता है। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ठीक है, तो एक तरफ अनुच्छेद 53 के तहत उनको शक्ति भी दी जाती है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति को कार्यपालिकी समस्त शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत ये कहा जाता है कि इन शक्तियों का प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। इस पर आप एक केस लिख सकते हो। SR बम्बई बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 742 के अधीन 742 के अधीन राष्ट्रपति 742 इसमें 74(2) हो सकता है के अधीन मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श। ठीक है, यद्यपि अनुच्छेद 74(2) के अधीन मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श न्यायिक जांच के परे है, किंतु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होगा वह परामर्श के भाग नहीं होते और अतः उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 742 नहीं है, यहाँ पर 74(2). ठीक है, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ यानी पावर्स कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इससे रिलेटेड हर बार एक कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। आप चाहे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। अब इसमें हम देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें हम लिखेंगे क्या। ठीक है, तो कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति की होती हैं और सैनिक शक्तियाँ होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। ये इतनी शक्तियाँ होती हैं। आप इनमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो इन शक्तियों को, और या तो इनमें लिख सकते हो आर्टिकल्स, किस आर्टिकल के तहत कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप एक्सप्लेन करोगे, मैं लॉन्ग क्वेश्चन का जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें इन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगी। भारत का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी से आप क्या समझते हो। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। जो भारत का महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, 76 में बताया गया है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसे पारिश्रमिक पाता है जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी जो उसको वेतन मिलता है तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है महान्यायवादी का। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। जो भारत सरकार होता है उसका विधि अधिकारी होता है। वह ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा रखता है या मंत्रणा देता है जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उसे भेजे, यानी जो राष्ट्रपति समय समय पर उसे विषय भेजेगा उन्हीं विषयों पर महान्यायवादी उन्हें सलाह देगा और वह उन कृत्यों को भी करेगा जो संविधान या किसी प्रवृत्त विधि के द्वारा उसे भेजे जाएंगे। ठीक है, अपने कर्तव्यों के पालन में उसे देश के सभी न्यायालयों की सुनवाई करने का अधिकार है, यानी जो महान्यायवादी होता है उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए देश के किसी भी कोर्ट में उसे सुनवाई करने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आप क्या समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह उपबंध किया गया है, यह उपबंध करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। किंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति कदाचित ही अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसकी नियुक्ति में वह मनमाना या मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना होता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, अर्थात जिसे सदन में बहुत बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अनुच्छेद 75(3) यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 75 सब क्लॉज 3 कर देना। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। संक्षेप में कह सकते हो कि राष्ट्रपति जो है उसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, संसद के सदस्यों की अहिर्ता। संसद के सदस्यों की अहिर्ता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, ये हम इस वीडियो में इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अहिर्ताएं रखनी होंगी। कौन कौन सी? पहली अहिर्ता योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है जो संसद का सदस्य बनने जा रहा है तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़, अगर राज्यसभा का सदस्य होने जा रहा है तो उसको 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। अगर लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा है तो उसके लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ ले लिया हो। नेक्स्ट क्या है, वह ऐसी अन्य अहिर्ताएं रखता हो जो इस संबंध में संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा विहित की जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जैसे उदाहरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। यानी वो जो व्यक्ति है जो सदस्य बनने जा रहा है वो किसी भी क्षेत्र से एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये इसकी अहिर्ताएं हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। लोकसभा का विघटन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यहीं से, संसद से ही रिलेटेड, कि संसद के जो सदन है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। राज्यसभा लोकसभा में सदस्य क्या है, इनकी संरचना क्या है, एक आ जाता है सत्रावसान क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन से आप क्या समझते हो। ठीक है, लोकसभा की बैठकें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्षों तक चलती है। यानी जो लोकसभा है अपनी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित जो तिथि है उससे 5 वर्षों तक चलती है। यदि उसे कार्यावधि पूरी होने से पूर्व भंग नहीं कर दिया जाता या उसकी कार्यावधि नहीं बढ़ाई जाती है, इसके इतर राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग करने का औपचारिक आदेश जारी न किए जाने पर भी सदन 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर अपने आप भंग हो जाती है। संसद को विघटित किए जाने से वर्तमान सदन का जीवन समाप्त हो जाता है। जब संसद को भंग कर दिया जाएगा तो वो सदन समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार सदन को विघटित कर दिए जाने पर वह विघटन अपरिवर्तनीय हो जाता है। यानी अगर किसी सदन का विघटन कर दिया जाता है, लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है तो फिर वह अपरिवर्तनीय, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद नए सदन का गठन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के अधीन केवल लोकसभा को ही विघटित किया जाता है। याद रखना कि जो राज्यसभा है आपका स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, और जो लोकसभा है इसका विघटन हो जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों में इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, विधेयक क्या है, विधेयक के प्रकार, इस तरह से आप पढ़ सकते हो कि विधेयक आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि विधेयक क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि विधेयक कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और एक क्वेश्चन है साधारण विधेयक, आप वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा, नहीं साधारण क्वेश्चन आ जाएगा कि साधारण विधेयक क्या है, या आ जाएगा कि धन विधेयक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आ जाए धन विधेयक क्या है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा। ठीक है, तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी
के लिए विषयों से संबंधित प्रावधान है। अगर इस तरह से संबंधित प्रावधान है जैसे कि कर लगाना या कम करना या बढ़ाना या उसको नियमित करना, उसमें कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, इस तरह का अगर उसमें विषय है तो भी वो धन विधेयक होगा। भारत सरकार, नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना या नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो तो वो भी धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि या अकस्मितता निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत की संचित निधि में किसी व्यय संबंध में धन दिया जाना हो, ठीक है, व्यय में धन दिया जाना हो, उससे रिलेटेड है अगर तो वो भी धन विधेयक होगा। नेक्स्ट क्या है, भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यक्ति किए जाने की घोषणा करना या व्यय को बढ़ाना, यहाँ पे व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ पे व्यय होगा, ठीक है। भारत की जमा पूंजी में किसी भी व्यय किए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करना हो या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो। इस तरह से वित्त विधेयक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप इस तरह से पढ़ लेना, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है, जबकि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 117 में दी गई है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है अंतर में, धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, जबकि वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय तथा कुछ अन्य विषय भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। प्रत्येक जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। नेक्स्ट जो है, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, जबकि क्या है कि आपका जो अनुच्छेद 117(3) के अधीन आने वाले विधेयकों को छोड़ करके अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें अंतर, पांचवा अंतर है, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटा दिया, धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर लौटा दिया जाता है, ठीक है। और वित्त विधेयक जो होता है इसको दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती है और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा सकता है। अब जो 20वां नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है, और उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं, उनको पद से हटाने के लिए व्यवस्था क्या की गई है बातें संविधान में, ठीक है। उनको पद से हटाया कैसे जा सकता है न्यायाधीशों को, या उन पर महाभियोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि संविधान के अनुसार भारत की शीर्ष न्यायपालिका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो भारत का शीर्ष न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक 7 न्यायाधीश होते हैं। संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी भी की जाती रही है। वर्ष 1956 में 11 और 1960 में 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 तक की वृद्धि कर दी गई है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर हो गए आपके 31 न्यायाधीश हैं, और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ओके। जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करता है।
यानी जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसमें राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उसके लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। इसमें बताया गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात तो, और फिर कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, और नंबर डी है, राष्ट्रपति के विचार में वह एक सुप्रसिद्ध सुविख्यात विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाता है संघ और राज्य से रिलेटेड, कि संघ और राज्य के संबंध बताइए, या संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध क्या है इसको बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से कोई ना कोई एक शॉर्ट में जरूर बनता है, और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनते हैं। इन जो भी इसमें छूट गए होंगे क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन और आते हैं जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, मैं उनका एक अलग PDF बनाऊंगी जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी। तो आज इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे, कि भारतीय संविधान ने संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में जो है संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य अलग अलग है। केंद्र की अलग व्यवस्थापिका, उसकी कार्यपालिका न्यायपालिका है, राज्य की अलग है व्यवस्था की गई है, ठीक है। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय संवैधानिक प्रणाली में एक केंद्र सरकार तथा 30 राज्य सरकारें स्थापित की गई हैं, ठीक है। जहाँ संघात्मक प्रणाली होती है वहाँ केंद्र तथा राज्यों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान ने केंद्र तथा राज्यों में 3 प्रकार के संबंधों की व्यवस्था की गई है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मैं उनको बाद में डिस्कस कराऊंगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।